हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। मैं आज अस्पताल से थोड़ा लेट घर पहुंचा था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई रात के 12 बजा रही थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले बच्चों के कमरे में झांक कर देखा। दोनों बच्चे सुकून की नींद ले रहे थे। फिर मैं अपने कमरे की जाने बढ़ा। यूं ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से नाहिद की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मुझे एकदम से हैरत का शदीद झटका लगा। ये भला नाहिद इस वक्त किससे बात कर रही है, या फिर इस वक्त हमारे घर में कौन मेहमान आ गया है। मैंने फौरन ही एक झटके से दरवाजा खोल दिया, लेकिन कमरे में नाहिद के अलावा और कोई नहीं था। अरे नाहिद, तुम किससे बात कर रही थी? मैंने नाहिद की तरफ देखते हुए पूछा। मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। शायद यूं मेरे अचानक आ जाने की वजह से नाहिद थोड़ा घबरा गई थी। ओ अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी से बात कर रही हो। मैंने उलझन भरे लहजे में नाहिद को जवाब दिया। ओ नहीं नहीं, आपको ऐसे ही वहम हो रहा है। मैं तो सो रही थी, जस्ट अभी पानी पीने के लिए ही उठी थी। मेरे ख्याल में आज आप जल्दी आ गए। नाहिद ने रोज की तरह आज भी अपनी नागवारी का एहसास मुझे बावर कराया। अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, हॉस्पिटल में इतने मरीज होते हैं, मैं भला उन्हें देखे बगैर घर वापस कैसे आ सकता हूँ। तुम भी तो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हो, कम से कम तुम्हें तो मेरी सिचुएशन का अंदाजा होना चाहिए। इतना कहकर मैंने अपना हैंड बैग टेबल पर रखा और जूते उतारे बिना ही नाहिद के पास लेट गया। दोस्तों, डॉक्टर नाहिद से मेरी शादी को बामुश्किल 3 माह हुए थे। मेरी पहली बीवी के इंतकाल के बाद मैंने 2 साल तन्हा जिंदगी गुजारी। मेरे बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें माँ की सख्त जरूरत थी। हालांकि घर में और भी मुलाजिम मौजूद थे, मगर कभी कभी मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करता। जब रात को लेट नाइट में हॉस्पिटल से वापस आता तो तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती। मैं अक्सर यही सोचता कि मर्द या औरत में से कोई एक गुजर जाए तो दूसरा कितनी सख्त मुश्किल में पड़ जाता है। उसके लिए ये तवील जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल और दुश्वार होता है। मेरी शादी का किस्सा कुछ यूं है कि एक रोज मैंने गलती से डॉक्टर काशिफ को कॉल मिलाने के बजाय डॉक्टर नाहिद को कॉल मिला दी। जैसे ही मेरी कॉल पिक हुई तो दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई। जी कहिए कौन साहब। मैं एक लम्हे को हिचकिचाया कि आखिर ये काशिफ का नंबर किसी औरत ने कैसे उठा लिया। कॉल अटेंड होते ही मैं उस औरत से मुखातिब हुआ। जी काशिफ से मेरी बात करा दें। मगर दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। यहाँ कोई काशिफ वाशिफ नहीं रहता। आप जो कोई भी है फोन बंद कर दे, नहीं तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। इस कदर उखड़ा हुआ लहजा और शदीद गुस्सा, मैं एक लम्हे को साकत रह गया। देखिए मोहतरमा, आप जो कोई भी हैं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डॉक्टर काशिफ से मेरी बात करा दे। मैंने फिर से अपनी बात दोहराई। अरे घटिया इंसान, मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ कि ये काशिफ का नंबर नहीं है। तुम हो के काशिफ काशिफ की रट लगाए जा रहे हो। उस औरत के मुंह से अपने लिए घटिया का लफ्ज सुनकर मैं दिल मिलाकर रह गया। मेरा बस ना चल रहा था कि मैं इस जाहिल औरत का गला दबा दूं। ओ देखो मिस, तुम जो कोई भी हो, मैं डॉक्टर ताहिर बात कर रहा हूँ, काशिफ का कुलीग, और शायद मैंने उसी का ही नंबर डायल किया है। ओ अच्छा अच्छा, इसका मतलब अब आप डॉक्टर बन गए हैं। फिर तो आपके पास लंबी गाड़ी भी होगी और गांव में बहुत सारी जमीनें भी। उस लड़की ने फिर से तंजिया अंदाज में मेरा मजाक उड़ाया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सब कुछ है। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मैं रोज तुम जैसे कई आवारा और लफंगों से खूब निपटती हूँ। पहले अपना फर्जी नाम बताकर फोन करते हैं और फिर अपना रोब झाड़ने के लिए खुद को किसी वडेरे का बेटा या फिर जागीरदार जाहिर करते हैं। जब लड़कियां उनके चक्कर में फंस जाती है तो उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। फोन रखते हो या तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊं। अब की बार वो लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी इस बदतमीजी पर मेरा दिमाग खौल गया। आज तक किसी भी लड़की ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। मैं गुस्से से चीख उठा, बदतमीज लड़की, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तमीज सिखाई है बात करने की? मैं डॉक्टर ताहिर हूँ और कैंट में मेरा क्लिनिक है। ओ अच्छा डॉक्टर साहब,
अब कैंट में आपका क्लिनिक भी निकल आया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं डॉक्टर नाहिद हूँ, आइंदा मेरे नंबर पर फोन मत करना। इतना कहकर उस लड़की ने फोन बंद कर दिया। मैंने फौरन ही अपनी नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर जमा दी। कितनी बदतमीज लड़की है। मगर अचानक ही मैं चौंक पड़ा। ओ मेरे खुदा, ये मैंने गलती से किसका नंबर मिला दिया। मान लेते हैं कि मैंने गलती से उस औरत का नंबर डायल कर दिया, मगर कोई ऐसे बात थोड़ी करता है। उसकी बदतमीजी ने मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे एक मुलाकात करके जरूर सबक सिखाऊंगा, ताकि वो आइंदा किसी से इस तरीके से बात ना कर सके। खैर, अगले ही दिन मैं मरीज बनकर डॉक्टर नाहिद की क्लिनिक पर जा पहुंचा। इतनी तू तड़ाक के बाद अगर मैं उसे अपना नाम बताता तो शायद वो मुझसे कभी ना मिलती। इसलिए एक मरीज की हैसियत से मैं आज उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुंच गया था। असिस्टेंट साहब ने मुझसे 1000 रुपए फीस ली और मुझे मरीजों वाली लाइन में बिठा दिया। अपनी बारी आने पर मैं डॉक्टर साहबा के रूम में दाखिल हुआ। गुस्से से मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। जब डॉक्टर नाहिद पर मेरी पहली नजर पड़ी तो मैं उसे देखता ही देखता रह गया। वो दूधियाई रंगत वाली खूबसूरत हसीना भला इतनी बदतमीज कैसे हो सकती थी। बस उसे देखते ही मेरा गुस्सा तो जैसे हवा हो गया। मेरी नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही न ले रही थी। मैं चंद लम्हों तक डॉक्टर नाहिद को ऐसे ही देखता रहा, मगर वो खामोश बैठी मेरे बोलने की मुंतजिर थी। अरे भाई, क्या तकलीफ है आपको? कुछ बोलेंगे भी या नहीं? डॉक्टर नाहिद ने एकदम सपाट नजरों से मेरी जानिब देखा। ओ जी जी डॉक्टर साहबा, जरूर बोलूंगा। बस वो आपसे मुलाकात की ख्वाहिश थी, वो आज पूरी हो गई। कल गलती से आपका नंबर मिल गया था, जिस पर आपने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मैंने फौरन से डॉक्टर नाहिद को जवाब दिया। ओ, तो वो आप थे? क्या सिर्फ यही बात बताने के लिए आपने 1000 रुपए खर्च कर डाले? क्या ही अच्छा होता कि आप ये पैसे किसी गरीब को दे देते। मेरा तारुफ सुनते ही डॉक्टर नाहिद का मूड ऑफ हो गया और अब वो बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। लेकिन उसे देखकर मेरा गुस्सा तो न जाने कहां गायब हो गया था। एक बदतमीज लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? और तो और मेरे साथ इतना कुछ करने के बावजूद वो मुझे अब भी अच्छी लग रही है। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ आपको समझाने आया हूँ कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता। गलती इंसानों से ही होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस तरह की बदतमीजी की जाए। वैसे आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए मिस्टर, आप कुछ और कहना चाहते हैं या आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है? बराए मेहरबानी मेरा वक्त जाया मत कीजिए, मुझे और भी मरीज देखने हैं। डॉक्टर नाहिद की ये बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, मगर इससे पहले कि मैं अपना कदम उठाता, फिर से डॉक्टर नाहिद की आवाज मेरे कानों से टकराई। और हाँ सुनिए, जाते हुए काउंटर से अपना 1000 रुपया लेते जाइएगा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। वो अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर क्लिनिक से बाहर निकल आया। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा अब भी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरी इश्क करने की उम्र तो नहीं थी, लेकिन वाकई में डॉक्टर नाहिद मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगले रोज मुझे अपने कोलीग से पता चला कि डॉक्टर नाहिद उसकी कजन है। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। अरे क्या वाकई? जी जी सर, वो मेरी कजन है। अरे देखो यार डॉक्टर उजैर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मुझे डॉक्टर नाहिद बहुत अच्छी लगी है। क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूँ? मेरे मुंह से ये बात सुनकर डॉक्टर उजैर को जैसे एक झटका सा लगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वाकई आप डॉक्टर नाहिद से शादी करना चाहते हैं? उसने मुझे फिर से हैरत से देखा। अरे हाँ हाँ यार, क्यों, इसमें क्या हर्ज है? जवाबन मैंने भी उससे हैरानी से देखा। सर, बात दरअसल ये है कि डॉक्टर नाहिद की 2 बार शादी हुई, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही शौहर 3-3 माह के वक्फे के बाद एक एक्सीडेंट में हलाक हो गए। वैसे तो वो बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, मगर जहां तक मेरा ख्याल है, उनके शौहर की मौत के बाद वो काफी चिड़चिड़ी हो गई है। बात बात पर गुस्सा करती हैं और सामने वाले बंदे की बेइज्जती कर देती हैं। क्या आप उनसे शादी करने की मुसीबत मोल लेंगे? डॉक्टर उजैर ने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा। मेरे ख्याल में
शायद वो अभी तक अपने शौहरों की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई। अरे यार उजैर, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है सर, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो मैं जल्द ही डॉक्टर नाहिद के वालिदैन से बात करता हूँ। तकरीबन एक हफ्ते के बाद डॉक्टर उजैर ने नाहिद के वालिदैन से रिश्ते के बारे में बात की। उनको तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन आगे मर्जी नाहिद की ही चलनी थी, इसलिए उन्होंने मुझे और नाहिद को कुछ वक्त के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया। ओ मिस्टर, तुम अब मेरे घर भी टपक पड़े, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? उसने बड़े गुस्से से मेरी जानिब देखा। मैंने मुस्कुराकर अपना सर ऊपर की जानिब उठाया। देखें डॉक्टर साहबा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी मौत इस तरह लिखी है तो मुझे मर जाने पर कोई अफसोस नहीं होगा। यूं कहना मुनासिब होगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। अगर मेरा नहीं तो मेरे 2 छोटे बच्चों का ही ख्याल कर लें। उनको एक माँ की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि ये कमी आप ही पूरा कर सकती हैं। मैंने हतमी अंदाज में डॉक्टर नाहिद की जानिब देखा। ठीक है, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही खतरे से आगाह कर दिया है। इतना कहकर वो उठकर चली गई। आज डॉक्टर नाहिद ने भी शादी की हामी भर ली थी। मेरे दिल में खुशी की फुलझड़ियां फूटने लगी थी। मैं आज अपनी किस्मत पर रश कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा वही पा लिया। चंद ही दिन बाद एक छोटी सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया और नाहिद मेरी शरीके हयात बन गई। लेकिन जब शादी को एक हफ्ता गुजरा तो उसका मिजाज तब्दील होने लगा। उसका चिड़चिड़ापन और बात बात पर गुस्सा करना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। लेकिन मैं एक बात पर हैरान था, और वो ये थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो तकरीबन वो रोज ही हादसात की बचने की दुआएं पढ़कर मेरे ऊपर दम किया करती थी। जब हमारी शादी को 6 माह हो गए तो नाहिद भी आहिस्ता आहिस्ता मुतमईन होने लगी। शायद उसे इस बात की खुशी थी कि मैं अब तक जिंदा सलामत हूँ, मगर वो खुद अंदर ही अंदर से किसी परेशानी का शिकार जरूर थी। कभी कभार तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसे कोई चीज तंग कर रही हो। अक्सर मुझे उसके कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई देती, लेकिन मैं जब भी कमरे में जाता तो वहां उसके सिवा कोई और मौजूद ना होता। आज भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं जैसे ही अस्पताल से घर आया तो मुझे नाहिद की किसी और से बात करने की आवाज सुनाई दी। हालांकि चंद दिन पहले तक वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, फिर ये अचानक उसे क्या हो गया है? मुझे यूं अचानक अपने सामने देखकर वो बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। क्या बात है नाहिद, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है तो मुझे बताओ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा। वो कुछ नहीं। वो एक लम्हे को खामोश हो गई। देखो नाहिद, मैं जानता हूँ कि कोई बात जरूर है। आखिर भाई मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और मुझे भी ये जानने का पूरा हक है। मैंने नाहिद की आंखों में देखते हुए कहा। वो ताहिर, दरअसल बात ये है, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपा लिया था, मगर यकीन मानो अब की बार मैं पागल हो जाऊंगी। जरगाम ने आज मुझे फिर से धमकी दी है कि वो तुम्हें मार डालेगा और मैं फिर से बेवा हो जाऊंगी। नाहिद ने घबराए हुए लहजे में मेरी जानिब देखा। अरे ये क्या कह रही हो? कौन जरगाम? वो मुझे क्यों मारेगा और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैंने उलझन भरे लहजे में नाहिद से सवाल किया। देखो ताहिर, जरगाम अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी रूह मुझे आज भी तंग करती है। वो मुझे कभी भी सुहागन नहीं रहने देगा। नाहिद ने खोए खोए अंदाज में मुझे जवाब दिया। ये क्या पागलपन है नाहिद? जब एक इंसान मर गया है तो फिर उसकी रूह हमें किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है? मैंने हंसते हुए नाहिद की जानिब देखा। ताहिर, तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक है, और ये हकीकत है कि जरगाम की रूह ने ही मेरे दोनों शहरों को एक्सीडेंट में हलाक कराया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो उसकी रूह मुझे दोबारा से नजर आने लगी है। ये मेरी पहली शादी से पहले की बात है कि एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आई, एक अनजाना नंबर। मैंने ये सोचकर कॉल उठाई कि किसी मरीज की कॉल हो सकती है, मगर दूसरी तरफ से कोई नौजवान आवाज सुनाई दी। क्या आप डॉक्टर नाहिद बात कर रही हैं? जी फरमाइए, मैं डॉक्टर नाहिद ही हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही जैसे एकदम से भौचाल आ गया। अजी क्या कहने, मेरे तो मुकद्दर जाग गए। आज मेरी कॉल आपको लग ही गई। दूसरी तरफ से उस नौजवान की आवाज मेरे कानों से टकराई।
देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, काम की बात करें। मैंने कदरे गुस्से से जवाब दिया, मगर वो इतना ढीठ था कि टस से मस ना हुआ। बस जी यही काम था, मुझे बस आपकी आवाज सुनना थी। आप मेरे सामने बैठी हों और मैं आपको देखता रहूं, बस यही मेरे दिल की आरज़ू है। मैं आज एक मरीज के साथ आपकी क्लिनिक पर आया था, मगर आपको देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरे दिल में बस यही तमन्ना है कि आप मुझे मिल जाएं। मैं समझूंगा कि दुनिया की तमाम नेमतें मुझे मिल गई हैं। मेरे पास दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हैं और आला तालीम याफ्ता भी। बस जो भी हो जाए, मुझे आपसे शादी करनी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अगर किसी को शरीक हयात बनाना हो तो अपने बुजुर्गों को ही लड़की के घर भेजते हैं, ना कि फोन करके लोफरों की तरह तंग किया जाता है। जी जरूर, मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों को भेजने से पहले कुछ देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, ताकि आपके मिजाज को जान पाऊं। जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए इतनी गहराई से मोहब्बत देखकर मुझे भी अब उसमें इंटरेस्ट होने लगी थी। यूं मेरा और जरगाम का मोबाइल पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। वो बातों का ऐसा माहिर था कि मैं उसे सुनते सुनते खो जाती। जल्द ही मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि वो अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दे, लेकिन मैं जब भी उसे रिश्ते के लिए कहती तो वो टाल मटोल से काम लेता रहा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन मैं अपनी क्लिनिक में बैठी हुई मरीज देख रही थी कि अचानक टेबल पर रखी हुई डायरी एकदम से खुद ब खुद ही नीचे जा गिरी। डायरी जैसे ही नीचे गिरी तो उसमें से जरगाम की तस्वीर निकलकर सामने बैठे हुए मरीज के कदमों में जा गिरी। अरे अरे, ये तो जरगाम की तस्वीर है। वो मरीज एकदम से झिंझलाकर बोला और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। क्या तुम इसे जानते हो? मैंने फौरन ही चौंकते हुए उससे पूछा। जी जी डॉक्टर साहबा, ये हाशिम का लड़का है, आजकल बड़ा खुश खुश रहता है। सुनने में आया है कि इसने किसी डॉक्टरनी को फांस रखा है और बहुत जल्द उससे शादी करके एक शाहाना जिंदगी गुजारेगा। अजीब कामचोर किस्म का नौजवान है, बस हर वक्त अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता है। न जाने मोबाइल पर इसकी कितनी लड़कियों से दोस्तियां हैं। जैसे ही काम से फारिग होता है, किसी न किसी लड़की का नंबर मिला लेता है। एक नंबर का लफंगा है। मरीज के मुंह से ये बात सुनकर मैं एक लम्हे को हैरान हो गई। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माफ होता जा रहा था और मेरी हालत गुस्से से बेकाबू हो रही थी। ये पहला मौका था कि किसी ने मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाया था। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जरगाम के लिए नफरत भरने लगी। मैं चाहती थी कि उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वो आज के बाद किसी लड़की को बेवकूफ ना बना सके। इत्तेफाक से उसी वक्त शहर का एक मशहूर लौंडा, जो उन दिनों नया नया बदमाश बना था, अपने किसी दोस्त को दिखाने के लिए मेरे क्लिनिक पर ले आया। कहने को तो वो बहुत बदमाश था, मगर डॉक्टर होने की वजह से मेरी बहुत इज्जत करता था। उसका नाम कालू था, लिहाजा मैंने अपना सारा मामला कालू के गोश गुजार किया और उसे ये भी कहा कि जरगाम को सबक सिखाए ताकि उसका दिमाग अच्छे से दुरुस्त हो जाए और आइंदा वो किसी लड़की को बेवकूफ बनाने से पहले 1000 बार सोचे। एक रात जब मुझे जरगाम का फोन आया तो मैंने खुद को संभाला। देखो जरगाम, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये हकीकत जाने के बाद कि तुम हाशू के बेटे हो, तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने खुलकर आ गई है। भला प्यार कब ऊंच नीच देखता है। सच सच बताओ, मेरे अलावा और कितनी लड़कियां फांस रखी हैं? मेरे मुंह से ये बात सुनते ही जरगाम शर्मिंदा होने लगा। अरे हाँ नाहिद, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन मौके का इंतजार कर रहा था। खैर, इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और मैं उससे इसी तरह बातें करती रही। जिस दिन मैंने उसे सबक सिखाना था, मैंने उसे अपनी क्लिनिक पर बुला लिया और उधर से कालू बदमाश को भी। कालू ने जरगाम को क्लिनिक के बाहर से ही उठा लिया और अपनी मुकर्ररा जगह पर ले गया। उसने और उसके साथियों ने खूब जी भरकर जरगाम की पिटाई की, लेकिन ज्यादा चोटें आने की वजह से जरगाम वहीं मर गया। कालू ने जरगाम की लाश उठाकर वहीं डेरे में ही दफन कर दी। पुलिस को जरगाम के कत्ल का कोई भी सुराग न मिला, लेकिन उसकी रूह मेरे पीछे पड़ गई। सच पूछो तो मुझे उसकी मौत का बहुत दुख है। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि वो मर जाए।
मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। मेरी पहली शादी के तकरीबन 1 माह बाद जरगाम की रूह मुझे दिखाई देने लगी और फिर तीसरे ही माह मेरे पहले शौहर का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी की तो जरगाम की रूह ने उसे भी मार डाला और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। इतना कहकर नाहिद खामोश हो गई। उसकी आंखों में खौफ नुमाया था। ओ, तो ये मामला है। खैर कोई बात नहीं नाहिद, जो होना था हो गया। मैं कल शाह साहब से बात करूंगा, वो जरूर हमारे लिए कोई हल निकाल लेंगे। मैंने नाहिद को तसल्ली दी और बिस्तर पर लेट गया। अगले रोज मामूल की तरह मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मौत के खौफ ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सामने एक बहुत बड़ा ट्रक था। अगर मैं अपनी गाड़ी को खेतों की तरफ न डालता तो शायद वो ट्रक मुझे कुचल कर निकल जाता। मुझे मामूली चोटें जरूर आई, लेकिन खुदा की रहमत से मेरी जान बच गई थी। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अच्छे से गाड़ी को चेक किया। गाड़ी के ब्रेक मुकम्मल तौर पर ठीक थे। हो ना हो, नाहिद बिल्कुल सच कह रही थी। ये जरूर उसी रूह का काम होगा। मैंने अब दिल ही दिल में फैसला कर दिया था कि नाहिद को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। जैसे ही मेरी ड्यूटी खत्म हुई तो मैं शाह जी के पास चला गया और उन्हें तमाम वाक़ये से आगाह किया। शाह जी ने सारा हिसाब करने के बाद मुझे तसल्ली दी। देखो बेटा, घबराओ नहीं, वो रूह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस आज उसने भी मेरी कैफियत मालूम कर ली है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हो गई, नहीं तो वो ट्रक तुम्हें कुचल कर निकल जाता। आज तुम जिंदा सलामत हो तो ये सब रब की रहमत है। जब तक उस रब का हुक्म नहीं होता किसी की मौत नहीं आती। जाओ, अब वो रूह तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। बस उस दिन के बाद पता नहीं शाह जी ने क्या किया कि जरगाम की रूह खुद ब खुद ही कहीं गायब हो गई। हालांकि इस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जब ये वाकया हमें याद आता है तो खौफ के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।